नमस्कार, नमस्कार मित्रों। एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मैं दिल्ली से ये वीडियो कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे अपोज़िशन के लीडर श्री राहुल गांधी जी पहुँच गए। विश्वविद्यालय को खबर भी नहीं थी प्रशासन को। दिल्ली छात्र संघ जो है उसके अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया था और वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों से चर्चा की, कुछ विद्यार्थियों से चर्चा की और उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जो कांग्रेस को उठाना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस की अगर राजनीति देखी जाए, तो बहुत से मामलों में होगी ठीक, लेकिन जहाँ तक सामाजिक न्याय का मामला है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, उस पे कांग्रेस की राजनीति आज़ादी के बाद से ही कोई बहुत बड़ा स्टैंड लेती नज़र आती नहीं है। इवन मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जो नेहरूवियन कंसेंसस का दौर है, जो नेहरू जी के विचारों से ओतप्रोत जो पूरा दशक रहे हैं, 1950 से लेके 1990 तक, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि नेहरूवियन कंसेंसस में सोशलिज़्म का स्थान है, सेकुलरिज़्म का स्थान है और नॉन अलाइनमेंट का स्थान तो है, लेकिन सोशल जस्टिस का डिस्कोर्स कहीं दिखाई पड़ता नहीं है। नेहरू जी ने जातिगत जनगणना भी जो थी उसको रुकवाया था, जनगणना करवाई थी जिसमें जाति के आंकड़े नहीं लिए थे और ऐसे तमाम काम नेहरू जी ने किए थे जिससे लगता था कि वो दरअसल इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते या उनकी समझ कुछ और तरीके की थी और ये बिल्कुल ही नहीं थी कि जाति के आधार पे देश में पिछड़ापन है और उसके आधार पे कुछ समाधान ढूँढने जाने चाहिए। ये बात बिल्कुल समझदारी से समझ में आई है। हमने देखा इंदिरा जी भी जाति पे कहती थी कि जात पे ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। राजीव जी ने भी मंडल कमीशन का के खिलाफ खड़े हुए थे और लगातार भाषण दिया था। और राहुल गांधी जी लेकिन अब क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो दरअसल अब एक सामाजिक न्याय की राजनीति की बात लगातार कह रहे हैं। यही बात उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आकर कही। उन्होंने कहा कि दरअसल जो एससी, एसटी, ओबीसी या हाशिए के समाज के लोग हैं, उनको नॉट फाउंड सुटेबल का करके उनको दरअसल संस्थाओं में घुसने से रोका जा रहा है। आपको बताते चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 2022 से लेके 2024 तक करीब 5,000 भर्तियाँ हुई शिक्षकों के पद पर, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट में मिला के। और जो आंकड़े बताते हैं उसमें से करीब 2700 यानी कि आधे से ज़्यादा क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी है, पीडब्ल्यूडी फिज़िकली हैंडीकैप भी हैं, दिव्यांग लोग भी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी तो उसमें हैं ही। तो ये आंकड़ा आधे से भी ज़्यादा बन जाता है। इसमें समाज के अलग-अलग हाशिए के लोग उसमें स्थान बना पाते हैं। तो ये अपने आप में अगर देखा जाए तो देश में और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी ऐसी एम्प्लॉयमेंट की ड्राइव वही होगी जिसमें कि जो हाशिए का वर्ग है, वंचित वर्ग है, सप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास है उसको इस तरह ज़्यादा नौकरी एक साथ मिली होगी शिक्षण संस्थानों में और किसी वर्ग में मिल सकती है। लेकिन शिक्षण संस्थान जो होते हैं, हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्लास 1 की नौकरी होती है। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग पहुँचे और ये पिछले 2 साल में ही हुआ। अभी भी जारी है, प्रोसेस थोड़ा कम हुआ है क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ हो गई जो पिछले 15 साल से नहीं हुई। ऐसे में राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय ही पहुँच जाते हैं और वहीं पे सामाजिक न्याय की वो कहते हैं कि जो नॉट फाउंड सुटेबल करके एससी, एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को रोका जा रहा है। वो योग्य है, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन जब जिस दिल्ली विश्वविद्यालय में 2700 से ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हों, जिसमें कि मार्जिन सब सोसाइटी के लोग हैं, मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनकी बात बिल्कुल ही झूठ साबित होती है। अब ये उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो दरअसल कोशिश कर रहे हैं एक पोल प्लैंक बनाने की सामाजिक न्याय के इर्द-गिर्द। पहले वो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उसके बाद वो जाति के आंकड़े से क्या कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे ये पता नहीं। मैं ये बात इसलिए इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जाति के कॉलम में खुद क्या करेंगे? यानी उनकी अपनी जाति वो क्या लिखने वाले हैं, इस पे भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे। अब उसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया और जातिगत जनगणना होगी भी। उसके बाद वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो हायर पोजीशंस है उसमें रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। उस पे गृह मंत्री जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से आप सरकार में थे, तो जो लोग आज उस पोजीशन पे होने चाहिए उनको आपने बढ़ने नहीं दिया। पहले शिक्षण संस्थानों में बढ़ने नहीं दिया, फिर नौकरी में कुछ अगर लोग आ पाए तो उसे भी नहीं बढ़ने दिया। अब अगर इस बैकग्राउंड में बात करें जो एनएफएस की बात राहुल गांधी कह रहे हैं,
जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बिल्कुल ही गलत साबित होती है, जहाँ 2700 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हुईं। तो देखा जाए तो वर्तमान सरकार जो है, क्या वो सच में कुछ कर रही है या नहीं कर रही है समाज के पिछड़े, वंचित समाज के लोगों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक तरीके से वो भी कई मायनों में हमारे समाज में पिछड़ी नज़र आती हैं, दिव्यांगों के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के लिए। तो सिर्फ़ दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे जो सीनियर पोज़ीशन पे बैठे लोग हैं, जो वंचित समाज से आते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो देश का एक बहुत ही नामधन्य विश्वविद्यालय है, उसकी वाइस चांसलर खुद पिछड़े समाज से आती हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में ही स्थित है, उसके वाइस चांसलर जब से जामिया बना है, तब से पहली बार एक पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रोफ़ेसर बने हैं, मज़हर आसिफ जी, जो कि पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम समाज से आते हैं। उससे पहले सिर्फ़ शेख, सैयद, पठान, मुगल ऐसे वाइस चांसलर बना करते थे। अगर हम देखें तो एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसकी जो वाइस चांसलर है, वो भी एक महिला हैं। तो ये इन सारी पोजीशंस पे अगर पिछड़े समाज के लोग, महिला, इस तरह के लोगों को केंद्र सरकार अपॉइंट कर रही है, यानी कि वो कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व इंश्योर करने की कोशिश तो कर रही है। अब देखा जाए कि ये जो एनएफएस की जो पूरी बहस राहुल गांधी जी ने छोड़ी है और इसे मॉडर्न मनुवाद कहा है, उन्हें आधुनिक मनुवाद कहा है कि एनएफएस के माध्यम से ऐसा हो रहा है। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी सोचने की बात है। तो 2019 में ही केंद्र सरकार ने एक कानून लाया, जिसमें कि उन्होंने टीचर्स के काडर को फिक्स करने के लिए, यानी कि एससी, एसटी की जो पोजीशंस है, ओबीसी की जो पोजीशंस है, उसमें कोई नॉट फाउंड सुटेबल ना कर सके, इसलिए ऐसा एक कानून ही पारित कर दिया कि उनकी सीटें वो रिज़र्व रखी जाएँगी। अगर 1 बार में नहीं हो सकता, 2 बार में नहीं हो सकता, तो 3 बार में, 4 बार में करिए, लेकिन वो सीटें उन्हीं से भरी जाएँगी। और 2019 के बाद से एक दौर शुरू हुआ दरअसल, उसे कहा जा रहा है बैकलॉग का। तो बैकलॉग रिक्रूटमेंट ड्राइव जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएनयू, डीयू, जामिया या और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ऐसी सारी पोजीशंस को भरा जा रहा है। एससी, एसटी की पोजीशन है, ओबीसी की पोजीशन है, पीडब्ल्यूडी की पोजीशन है, ईडब्ल्यूएस की पोजीशन है। उस सब सारी बैकलॉग वैकेंसीज़ को भरा जा रहा है और एक बार में नहीं हो पाता तो 2 बार, 3 बार। जेएनयू के बारे में तो मैं खुद भी जानता हूँ, डीयू के बारे में। वहाँ 3-3, 4-4 राउंड बैकलॉग की वैकेंसीज़ भरी गई, क्योंकि ऐसे स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही नहीं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर को भी अब सीट पे भी रिज़र्वेशन है। पहले ऐसा नहीं होता था। जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में ही 1983 में पहली बार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पे रिज़र्वेशन डाला गया। 2007 में एसोसिएट और प्रोफ़ेसर की पोजीशन पे रिज़र्वेशन हुआ, जो लागू होते-होते 2011 हो गया। तो जो राहुल गांधी आज जबकि जबकि सच में पोजीशंस भरी जा रही हैं, तो सिर्फ़ मुद्दा उठाने के लिए, सामाजिक न्याय की राजनीति को अपना चुनावी मुद्दा बनाने के लिए वो ये बातें उठा रहे हैं। लेकिन वो बात होने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार पहले ही कानून पास कर चुकी है। अब चूँकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया, तो हम पहले भी देख लें कि पहले क्या होता। तो आज़ादी के बाद नेहरू जी के हाथ में पार्टी की भी कमान थी, कांग्रेस पार्टी की, देश की भी कमान थी और पूरा देश एक नेहरूवियन कंसेंसस के दौर से गुजरा था। तो नेहरू जी का एक चिट्ठी है 1961 में, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखी, सारे देश के चीफ मिनिस्टर्स को लिखी कि मैं नहीं चाहता कि रिजर्वेशन के माध्यम से लोग आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से बढ़े। और मेरा में ऐसा मानना है कि रिजर्वेशन की वजह से जो लोग आगे आते हैं, वो सिर्फ सेकंड रेट सिटीजन होते हैं और वो थर्ड सेट रेट सिटीजन प्रोड्यूस करेंगे। ऐसी मानसिकता के साथ नेहरू जी ये चिट्ठी लिखते हैं। नेहरू जी का जितना बड़ा कद था, गांधी जी की विरासत उनके पास थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसलिए सारे देश के चीफ मिनिस्टर ने ये नेहरू जी के की चिट्ठी को एक फरमान माना कि नेहरू जी नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो। अब आरक्षण जो एससी-एसटी का आरक्षण था, वो तो संविधान में प्रदत्त है, तो अब संविधान में अगर दिया हुआ है तो आरक्षण तो लागू करना था। तो सबसे पहला जो दौर आया, उसमें आरक्षण को स्लोली यानी धीरे-धीरे संस्थाओं में लागू किया गया। शिक्षण संस्थान में तो बहुत ही बाद में आया, सरकारी नौकरियों में, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों में बहुत ही स्लो प्रोसेस से शिक आरक्षण लागू किया गया। ये पहला दौर था। दूसरा दौर जो था, वो था सीएनए का, यानी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, यानी कि लोग फॉर्म भरते थे, फॉर्म में कोई छोटी-सी त्रुटि होती थी, तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था, फॉर्म गायब हो जाता था और कहा गया कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए वो सीट जो है थोड़े दिन रोक के उसको
जनरल की सीट बना दी जाती थी। और इस तरह से एससी, एसटी की जो पोज़ीशंस है, जो आंकड़े बताते हैं कि 1950, 60, 70 के 80 के दशकों में 1% 1.5% से केंद्र सरकार की नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार की नौकरियों में 3-4% ऐसे हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग दिखाई पड़ते हैं। अब आप मानिए कि अगर 90 का दशक आते-आते उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दिया जाता, तो जितने शिक्षित समाज से लोग आते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से, उनमें से 3-4 पीढ़ी हर 15 साल पे 1 पीढ़ी खड़ी होती है। तो एक 4-5 पीढ़ी 90 के दशक तक आ जाती, वो लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन का अच्छे से फ़ायदा लेती और शायद उन्हीं से उसी में से बहुत से लोग निकल के आते, जो कहते कि हमें अब आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए, आरक्षण की एक साइकिल पूरी हो गई होती। अगर जो जो पिछड़ों को आरक्षण 1990 में लागू हुआ था, वही अगर 1950 के दशक में लागू हो जाता काका कालेलकर कमेटी के बाद, तो यही बात ओबीसी समाज के साथ और जल्दी सही साबित होती, क्योंकि वो उनके अंदर उस तरह का छुआ-छूत और पिछड़ापन नहीं था जिस तरह का एससी-एसटी समाज ने झेला है। तो वो जो तो पहला हो गया कि जो प्रोसेस को रिज़र्वेशन को स्लो किया। दूसरा हो गया कि जो कैंडिडेट नॉट अवेलेबल जो था, ये और भी खतरनाक था कि कैंडिडेट को इंटरव्यू में अपीयर होने तक का मौका ही नहीं मिलता था। फॉर्म के स्तर पे कहीं छँटाई हो जाती थी, रिजेक्शन हुआ जाया करते थे और कह दिया जाता था कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है और 1-2 साल बाद उसे जनरल सीट से भर दिया जाता था। इस तरह से जो हाशिए का समाज था, वो पूरी तरीके से नदारद रहा। तीसरा आया दौर जो नॉट फाउंड सूटेबल का। जब 50 से 90 के दशक के बाद नेहरूवियन कंसेंसस की राजनीति कमज़ोर हुई और सोशल जस्टिस डिस्कोर्स इस देश का मुख्य डिस्कोर्स बना। 90 के बाद कमंडल और मंडल की राजनीति जब एक साथ आगे बढ़े और मंदिर और मंडल और मार्केट की राजनीति, तो सोशल जस्टिस की राजनीति भी आगे बढ़ी और वो वैचारिक विमर्श के रूप में तो सामने और प्रतिनिधित्व की राजनीति के रूप में भी, आरक्षण की राजनीति के रूप में भी हमारे सामने आई वो। तब कम से कम ये नहीं किया जा सकता था कि फॉर्म्स को रिजेक्ट किया जा सके किसी बिना बताए या और किसी कारण से कैंडिडेट नॉट अवेलेबल की तख्ती लगाई जा सके। तब क्या हुआ कि लोग रिटर्न देने लग गए, बहुत से लोग रिटर्न निकालने लग गए, इंटरव्यू में जाने लग गए। तो एक नया नया एक पूरा डिस्कोर्स आया जिसे कहा गया कि कैंडिडेट नॉट फाउंड, एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। जो ये नॉट फाउंड सुटेबल हो गया, तो नॉट फाउंड सुटेबल अगर कैंडिडेट हो गया, तो उस यानी कि वो सीट खाली चली गई, बाकी सीटों पे भर लिया गया और कुछ दिन बाद नया एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ उसको फिर जनरल सीट से भर लिया गया। इस तरह समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, वो दरअसल नॉट फाउंड सुटेबल हो गया। ये दौर हमने पूरा 1950 से लेके 2014 तक देखा, जब पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस को स्लो करना, रिजर्वेशन को लागू करने के प्रोसेस को स्लो करना देखा हमने। हमने देखा कि कैसे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, एक पूरा दौर इसका भी रहा। फिर कैसे नॉट फाउंड सुटेबल का पूरा एक दौर रहा। जब 2014 में मोदी सरकार बनी, तो उसने दरअसल कहा कि भाई ये जो नॉट फाउंड सुटेबल जैसी चीज़ होना नहीं चाहिए और उसने एक लीगल सैंक्शन दिया कि भाई जो सीटें हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, उस पे अगर कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो उनके लिए ही रिज़र्व रखी जाए और उन्हीं के द्वारा वो भरी जाए, चाहे आपको कई राउंड करना पड़े। और अब जो दौर चल रहा है उसको कहते हैं बैकलॉग का दौर। यानी कि जो उनके लिए सीटें रिज़र्व है, जो अगर आपको सच में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, आपको आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, आपको राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, तो आपको जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जो सीटें उनके लिए आरक्षित हैं और बैकलॉग के द्वारा उसे भरा जा रहा है। अब इस बैकग्राउंड में हम देखें कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कह रहे हैं, जिस तरह की राजनीति, सामाजिक न्याय की राजनीति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, वो दरअसल 1990 के दशक की, 1980 के दशक की बातें हैं। सामाजिक न्याय का डिस्कोर्स वहाँ ठहरा नहीं है, उससे बहुत आगे आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय का जो पूरा डिस्कोर्स है, वो बहुत आगे आ चुका है। रिजर्वेशन का जहाँ पे पूरा स्थान है, लेकिन रिजर्वेशन के साथ-साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो समाज के कमज़ोर तबके को, हाशिए के तबके को उठाने के लिए किए जा रहे हैं। और अगर जहाँ तक आरक्षण की बात भी है, तो उसके लिए भी बैकलॉग के द्वारा उस कमी को भी पूरा किया जा रहा है, जो दरअसल खाई कांग्रेस ने बहुत बड़ी बना दी थी। जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी उनकी हिस्सेदारी मिलती नहीं थी। मैं अंत में बताते चलूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में, जिसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय कहा जाता है और देश की बड़ी मुखर आवाज़ें वहाँ से निकली हैं। कांग्रेस भी बहुत गौरव महसूस करती है कि कांग्रेस के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू के नाम पे उनकी बेटी ने उसे, इंदिरा गांधी जी ने उसे एस्टैब्लिश किया था। वहाँ पे भी जो एससी-एसटी का आरक्षण है, जो कि 1950 26 जनवरी 1950 को दे दिया गया, उसे लागू होते-होते 1983 आ गया
और तब भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पे आरक्षण दिया गया। 2007 में एसोसिएट और प्रोफ़ेसरशिप पे आरक्षण आया, जो लागू होते-होते 2011 हो गया। तो अब ऐसे में राहुल गांधी जी जब सामाजिक न्याय की बात करते नज़र आते हैं, तो लगता है कि दरअसल वो एक मज़ाक कर रहे हैं। क्योंकि सा राहुल गांधी अपोज़िशन के लीडर होने के नाते मुद्दे उठाना उनका काम है और जो उन्हें मुख्य तरीके से उठाना भी चाहिए। लेकिन ऐसे मुद्दे वो उठाएँ जो आज के मुद्दे हों, जो भविष्य में मुद्दे बन सकते हैं, जिससे आम लोगों का सरोकार हो, जिससे आम लोगों को सच में अन्याय हो रहा हो और उसके साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसे किसी मुद्दे के साथ जिसका कि समाधान पहले से खोजा जा चुका है और सिर्फ़ मुद्दे उठाने के लिए राहुल गांधी जी मुद्दे उठा रहे हैं। इससे उनको कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। उनको सही से मुद्दे उठाना चाहिए। आज की बातचीत इसी सामाजिक न्याय और एनएफएस की पॉलिटिक्स के ऊपर आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।